हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल राठौर करंट अफेयर्स। यह जो हमारा नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स का सेशन होने वाला है, यह 2 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में लगभग 100 क्वेश्चन है और दूसरे पार्ट में भी लगभग 100 क्वेश्चन होंगे। कुल मिला के हम नवंबर महीने के 200 बेस्ट सवाल करेंगे। यह जो 200 आपके सवाल हैं, ये आपके एक एक सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है और आपको एक ही सवाल ध्यान से पढ़ना है। हर एक सवाल के साथ में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ डाली है। वे जानकारियाँ भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है, उन्हें भी आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, यह मेरा यूट्यूब का पहला वीडियो होने वाला है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैंने इसके पहले 2 बार एनडीए निकाली है, एनडीए एग्ज़ाम। 8 बार यूपीएससी सीडीएस क्लियर करा है, 8 बार एफकैट क्लियर करा है, एक बार मैंने यूपीएससी सीएपीएफ का इंटरव्यू भी दिया है यूपीएससी भवन में। साथ ही मैंने एसएससी सीजीएल भी क्रैक करा है, उसकी फाइनल मेरिट लिस्ट में भी मेरा नाम आया है। और साथ ही एसएससी सीपीओ की फाइनल मेरिट लिस्ट में भी मेरा नाम आया है। ठीक है, और इसके साथ ही मैंने कई स्टेट एग्ज़ाम्स भी क्लियर करे हैं, तो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के। और मेरा इस वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि आप भी आपकी पसंदीदा गवर्नमेंट जॉब ले सकें और आप भी जिस एग्ज़ाम में बैठे हैं आप भी वो एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। ठीक है, ये जो कंटेंट है ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीजीएल हो, सीपी हो, सीएचएसएल, या आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए सीडीएस एफकैट, या रेलवे की भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन इस बार कहाँ हुआ था? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन हुआ था इस बार ग्योंगजू, साउथ कोरिया में। यह वाला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो मीटिंग है ये हर मीडिया में छाई हुई थी, चाहे आप नेशनल मीडिया खोल लें, इंटरनेशनल मीडिया खोल लें, या सोशल मीडिया खोल लें। ये वाली मीटिंग में ट्रंप ने चाइना के लिए अपने टैरिफ्स कम करे थे, और चाइना ने भी जो रेयर अर्थ मिनरल्स पे अपना एक्सपोर्ट बैन लगा रखा था वह भी ओपन करा यूएसए के लिए 1 साल के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो जाती है, इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी जान लें। इस थीम की ये जो मीटिंग थी इसकी थीम थी बिल्डिंग अ सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेट एंड प्रॉस्पर। और यहाँ पे जो डिक्लेरेशन साइन हुआ था वो था ग्योंगजू डिक्लेरेशन। ठीक है, ये नाम हमें याद रखना है, ग्योंगजू डिक्लेरेशन। ये सिटी का नाम है, सिटी के नाम पे आधारित है ग्योंगजू। ठीक है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन क्या है? यह एक संगठन है जो कि 1989 में बना था, ये हमें याद रखना है, 1989। इस जो कॉर्पोरेशन है इसमें टोटल 21 मेंबर्स हैं, और जो इसके मेंबर स्टेट्स है उनका यह मकसद रहता है कि आपस में इनका जो ट्रेड है वो काफ़ी अच्छी तरीके से फ्लो होता रहे। और जो मेंबर स्टेट्स हैं इनका मकसद ये रहता है कि इनके बीच में प्रॉस्पेरिटी हमेशा बनी रहे ट्रेड के थ्रू। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें याद रखनी। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1989 में। और इसके टोटल कितने मेंबर्स हैं? 21 मेंबर्स हैं। मेजर इकोनॉमीज जैसे यूएसए, चाइना, कनाडा, रशिया इस कोऑपरेशन का पार्ट है, मगर इंडिया इस कोऑपरेशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, इंडिया इस कोऑपरेशन का पार्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली कौन से भारत के राज्य ने अपने आप को एक्सट्रीम पॉवर्टी से फ्री डिक्लेयर कर दिया? रिसेंटली केरला ने अपने आप को एक्सट्रीम पॉवर्टी से फ्री डिक्लेयर करा है, ये हमें याद रखना है। एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब ये होता है, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो इंसान प्रतिदिन $3 से कम कमा रहा है वह एक्सट्रीम पॉवर्टी के कैटेगरी के अंदर आएगा। ठीक है, ये जो $3 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा भी गया है ये आज से पहले, तो ये हमें याद रखना है। इसके पहले जो वर्ल्ड बैंक का जो क्राइटेरिया था वो था $2.15, और अब बढ़ा के हो गया $3 पर डे। और ये फैमिली के पर पर्सन के हिसाब से है। अगर आप 4 फैमिली में मेंबर्स हैं तो इंटू 4 कर दीजिए, मतलब $12 पर डे से अगर आप कमा रहे हैं तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से आप एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर आते हैं। ठीक है, एक और जानकारी जो इम्पोर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आ सकती है, वो तेंदुलकर मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग पॉवर्टी। ये इंडिया की खुद की एक कमेटी इंडिया ने बनाई थी, जिससे उन्होंने सेट करा था कि इंडिया में प्रतिदिन अगर कोई इंसान
कितना कमाएगा तो उस वैल्यू के ऊपर वो पुअर नहीं खिलाया जाएगा। ये कमेटी इस्टेब्लिश हुई थी 2009 में, और जो रेट सेट हुआ था अर्बन लोगों के लिए सेट हुआ था वो 33 रुपीज़ पर डे, और पुअर लोगों के लिए भी सेट, सॉरी रूरल लोगों के लिए भी सेट हुआ था 27 रुपीज़ पर डे का। ठीक है, याद रखना है हमें। आगे बढ़ते हैं। इस बार फिडे वर्ल्ड कप चेस का कहाँ हुआ था? फिडे वर्ल्ड कप चेस का इस बार हुआ था गोवा में। काफ़ी इम्पोर्टेंट चेस का टूर्नामेंट होता है, और ये काफ़ी सालों बाद इंडिया में हुआ था, और आपको जानकर हैरानी होगी ये दूसरी बार इंडिया में हुआ था। सबसे पहले ये हुआ था इंडिया में 2002 में, और जब 2002 में जब कंडक्ट हुआ था उसमें हमारे फेमस चेस प्लेयर विश्वनाथ आनंद, उस टाइम ये चेस टूर्नामेंट उन्होंने जीता था। और इस बार जो ट्रॉफ़ी है हमारे फिडे चेस टूर्नामेंट की, इस बार इस ट्रॉफ़ी का नाम भी विश्वनाथ आनंद जी के ऊपर ही रखा गया है। फिडे का फुल फॉर्म क्या है? फिडे का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, फ्रेंच वर्ड है, फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एस्टेक्स। ओके, या फिर सिंपल भाषा में हम बोलें इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। शेंजू 21 ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट मिशन है, और ये भी इंटरनेशनल मीडिया में काफ़ी छाया हुआ था, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। शेंजू 21 मिशन रिसेंट में कौन से देश ने स्पेस में भेजा था? इसका आंसर है चाइना। ये मिशन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें चाइना ने अपने क्रू मेंबर के साथ में, उनके 3 एस्ट्रोनॉट्स भी इसमें गए हैं, साथ में उनके 4 माइस 4 माइस भी इसमें गए हैं। ठीक है, 4 चूहे भी उन्होंने भेजे हैं, तो ये हमें याद रखना है। ओके, शेंजू 21 मिशन चाइना का। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस बार ट्राई सर्विस ड्रिल जो कि हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे है, वेस्टर्न बॉर्डर मतलब कि हमारे गुजरात और राजस्थान में हुई थी। तीनों हमारी सर्विस, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, तीनों ने इसमें पार्टिसिपेट करा था, और ये हमारे सर क्रीक रीजन को भी इस बार इसने कवर करा था। रिसेंट में पाकिस्तान ने जो अपनी मूवमेंट है, अपनी जो ट्रूप्स की स्ट्रेंथ है, सर क्रीक एरिया में बढ़ाई थी, और इंडिया ने अपनी पावर शो करने के लिए उस रीजन में ये ड्रिल कंडक्ट करी थी। इस ड्रिल का नाम क्या था? इसका नाम था त्रिशूल। ओके, तीनों सर्विस इसमें इस्टेब्लिश थी, इन्होंने पार्टिसिपेट करा था, तो इसका नाम क्या है? त्रिशूल। ओके, इस मीटिंग इस एक्सरसाइज में लगभग 20,000 सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट करा था। 12 डे की एक्सरसाइज थी है, और साथ ही एक इंडियन एयरफोर्स ने साथ ही इसके साथ नॉर्थ ईस्ट में भी एयरलाइंस को नोटम जारी करा था। नोटम का मीनिंग होता है नोटिस टू द एयरमैन। ये नोटम तब जारी किया जाता है जब कोई आप एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हैं और आप सिविल एयरलाइंस को आप एक नोटिस देते हैं कि ये एरिया में आप थोड़ा केयरफुल रहें, और यहाँ से मूवमेंट, अगर आपको फ़्लाइट चेंज करनी है तो यहाँ से फ़्लाइट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नोटम जारी किया गया था, और ये शो करने के लिए था कि हम वेस्टर्न बॉर्डर और ईस्टर्न बॉर्डर दोनों साथ में हम संभाल सकते हैं। ओके, नवंबर को जनरली कौन से चीज़ का अवेयरनेस मंथ घोषित किया गया है? नवंबर को लंग कैंसर के अवेयरनेस का मंथ घोषित किया गया है। ठीक है, रिसेंटली यूनेस्को की मीटिंग हुई थी समरकंद, उज़्बेकिस्तान में। यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ पे? समरकंद, उज़्बेकिस्तान में। तो वहाँ पे भारत की एक सिटी को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का पद दिया गया है। क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का पद किसे मिला है इस बार? लखनऊ को। ठीक है, ये याद रखना है। बहुत कम सिटीज़ को जो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी की लिस्ट है उसमें इंक्लूड होती है, तो इस बार लखनऊ को उसमें जो उसके खान पान के लिए उसको रिकग्नाइज़ करा है। लखनऊ का जो खाना है, नॉनवेज है, काफ़ी फेमस है। वहाँ की कुजीन काफ़ी रिच है, और वहाँ के कल्चर का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो इसी को देखते हुए यूनेस्को ने लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ, उनकी जो क्रिएटिव सिटी की लिस्ट है उसमें गैस्ट्रोनॉमी का रिकग्निशन दिया है। ठीक है, भारत की टोटल, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे 9
टोटल 9 सिटीज़ अभी तक यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज करी है। इसमें से खान पान के लिए ये भारत की दूसरी थी, पहली कौन सी थी? पहली थी हैदराबाद, और अब मिला है ये पद अपने लखनऊ को। ठीक है, बाकी भी आप देख सकते हैं। कोझिकोड लिटरेचर ग्वालियर को म्यूजिक के लिए रिकॉग्नाइज किया गया है, जयपुर को क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स के लिए। रिसेंटली इंडियन आर्मी ने एक 2 दिन का ड्रोन एक्सरसाइज कंडक्ट करी थी अपने जो सदर्न कमांड है, सदर्न कमांड में। तो उस ड्रोन अभ्यास का नाम क्या था? उस ड्रोन अभ्यास का नाम था ऑप्शन सी, वायु समन्वय 2। ठीक है, रिसेंट में वर्ल्ड की सारी आर्मी से समझ चुकी है कि ड्रोन का इम्पोर्टेंस काफ़ी है युद्ध क्षेत्र में। ये हमने रशिया यूक्रेन वॉर में भी देखा। साथ ही जब अभी बीच में इंडिया पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तब भी दोनों कंट्रीज़ ने ड्रोन का काफ़ी इस्तेमाल किया। तो ड्रोन की इस बार कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट करी इंडियन आर्मी ने? वायु समन्वय 2, ऑप्शन सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली भारत की कौन सी साइट को, वेटलैंड साइट को 94th रामसर साइट डिक्लेयर किया है? वो साइट कहाँ की है? वो है बिहार की। ओके, वो साइट है बिहार की। वो साइट का नाम क्या है? उसका नाम है ऑप्शन डी, गोगाबिल लेक। ये है आंसर, गोगाबिल लेक। ओके, थोड़ी सी और जानकारी हम जान लें इसके बारे में। टोटल अभी तक अगर हम देखें, रामसर साइट जो डिक्लेयर हुई है, उसमें पूरे भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स अभी फिलहाल में है तमिलनाडु में। तमिलनाडु, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल हो जाता है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स इंडिया में, उसके बाद है यूपी में, फिर तीसरे नंबर पे नंबर आता है बिहार का। बिहार में टोटल कितनी हो चुकी है अभी? 6 रामसर साइट्स हो चुकी है। ठीक है, 6 रामसर साइट्स। वर्ल्ड में अगर हम देखें सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कहाँ पे हैं? वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं यूके। यूके में 176। फिर दूसरे नंबर पे है मैक्सिको। ठीक है, और इंडिया में टोटल कितनी हो चुकी है अभी? 94। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो रिसेंट के और जो रामसर साइट्स डिक्लेयर हुए थे, वो यार नाम देख सकते हैं। गोकुल जलाशय, ये भी बिहार में है। उदयपुर झील, ये भी बिहार की है, सितंबर में रिसेंटली हुई थी। और साथ ही ये जो जून में हुए थे खीचन और मीनार, ये राजस्थान से है। रिसेंटली कौन से फेमस टेनिस खिलाड़ी ने अपना प्रोफेशनल टेनिस से अपना इस्तीफा दे दिया? उनका नाम है रोहन बोपन्ना। आप इन्हें जानते होंगे, काफ़ी न्यूज़ में छाए रहते थे ये पहले, और अब ये टेनिस छोड़ चुके हैं। ठीक है, नाम याद रखना है, रोहन बोपन्ना। ओके, विच फेमस टेनिस प्लेयर, सॉरी क्रिकेट प्लेयर, हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम 2020 इंटरनेशनल्स? रिसेंटली केन विलियमसन ने 2020 का जो गेम है उसे रिटायरमेंट घोषित कर दिया है। केन विलियमसन वनडे और टेस्ट खेलते रहेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट, विच इंडियन सिटी हैज़ बीन रैंक्ड द डर्टीएस्ट? स्वच्छ सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट रिसेंटली जारी हुई थी, उसमें भारत की सबसे गंदी सिटी किसे डिक्लेयर करा है? उसका आंसर है ऑप्शन सी, मदुरई। मदुरई इज डिक्लेयर्ड एज द डर्टीएस्ट सिटी ऑफ इंडिया। अगर हम टॉप 10 डर्टी सिटीज़ की लिस्ट देखें तो टॉप है मदुरई। और इस लिस्ट में हमारे देश की जो मेजर फाइनेंशियल हब देख ले, टेक्नोलॉजिकल हब देखें, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल हब ये देख रहे हैं बेंगलोर, ये आ गया है। हमारी भारत की कैपिटल ये देखें, ये भी इस लिस्ट में टॉप 10 में। हमारे देश की फाइनेंशियल कैपिटल भी इस लिस्ट में है। ओके, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट की नीड है। रिसेंटली कौन से स्टेट की सरकार ने, या कौन सी यूनियन टेरिटरी की सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड की योजना लॉन्च करी है? पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड की योजना से जो वहाँ के वुमेन है और उन वहाँ के ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है, दे विल बी एबल टू फ्री ट्रैवल अक्रॉस देयर स्टेट गवर्नमेंट बसेस। ठीक है, तो ये कहाँ की सरकार ने डिक्लेयर करा है? ये है दिल्ली। दिल्ली में पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड की योजना लॉन्च की गई है।
रिसेंटली इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च करी है जो अभी तक भारत की सबसे हेवी लॉन्च जो इसरो ने खुद ने लॉन्च करी है। ठीक है, इसरो ने खुद ने जो सबसे हेवीएस्ट सैटेलाइट लॉन्च करी वो कौन सी है? उसका नाम है CMS-03। इसको हम GSAT-7R ये बोलते हैं। ये हमें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। GSAT-7R या फिर CMS-03। और जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिस व्हीकल से इसे लॉन्च किया गया है उस व्हीकल का नाम ये है LVM-3M5। ओके, LVM-3M5, जिसे बाहुबली का नाम भी दिया गया है क्योंकि ये भारी भारी सैटेलाइट्स कैरी कर सकता है। GSAT-7R या CMS-03 का मेन रोल है इंडियन नेवी को कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, और ये भारत की, अगर हम देखा जाए ओवरऑल वेट के हिसाब से, जो भारत ने सबसे हेवीएस्ट सैटेलाइट जो अभी तक लॉन्च करी है उसका नाम है GSAT-11। तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है होना है। ये जो अभी CMS-03 है, ठीक है, ये भारत ने खुद ने हेवीएस्ट सैटेलाइट लॉन्च करी वो ये है। और GSAT-11 अभी तक की भारत की सबसे हेवी सैटेलाइट ये रही है, जिसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? एरियाना 5। एरियाना स्पेस, ये एक फ्रेंच कंपनी है। फ्रेंच कंपनी ने इसे लॉन्च करा था। और कब करा था? December 5, 2018। 2018 में इसे लॉन्च करा था। ठीक है, रिसेंटली ICC वुमेन वर्ल्ड कप किसने जीता? ये हमें हमें सबको पता होगा। इसका आंसर है इंडिया। ये हमारी भारत की कैप्टन है, इन्हें आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, हमारी भारत के कैप्टन का नाम क्या है? हरमनप्रीत कौर। ठीक है, ये हमारी भारत की कैप्टन है, इनका नाम है हरमनप्रीत कौर। वर्ल्ड कप इस बार इंडिया ने जीता था, तो इसलिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इससे कई प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो और जो सवाल इससे पूछे जा सकते हैं वो ये है, इस बार जो फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच जो थी वो कौन थी? वो थी शेफाली वर्मा। इनका फोटो आप देख सकते हैं, शेफाली वर्मा है। और इंडिया ने कौन सी टीम से हराया था? इंडिया ने हराया था साउथ अफ्रीका को। ओके, साउथ अफ्रीका को फाइनल में इंडिया ने शिकस्त दी थी। शेफाली वर्मा क्या खेलती है, मतलब क्या करती है क्रिकेट में? ये राइट हैंड ओपनर है। ओके, और जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जिन्हें मिला था वो थी दीप्ति शर्मा। ये एक स्पिनर बॉलर है। इस बार भारत में जो चेन्नई ओपन होता है, WTA 2050 चेन्नई ओपन, उसका खिताब किसने जीता था? उनका खिताब जीता था जेनिस चेन। ओके, जेनिस चेन, इनका नाम हम देख सकते हैं, ऑप्शन ए। ये कहाँ से बिलोंग करती है? बिलोंग करती है इंडोनेशिया से। और इन्होंने फाइनल में हराया था ऑस्ट्रेलिया की किम्बरली दरेल को। ओके, एमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव एस्टेक 2025 इस बार कहाँ कंडक्ट हुई थी? ये कंडक्ट हुई थी न्यू दिल्ली में, भारत मंडपम में हुई थी। भारत मंडपम वो जगह है जहाँ पे भारत की इम्पोर्टेंट मीटिंग्स कंडक्ट होती है। ये रिसेंटली इंडिया ने बनाया था ताकि इंटरनेशनल कॉन्क्लेव्स और जो देश की इम्पोर्टेंट मीटिंग हो सके जिस जगह पे इजीली काफ़ी लोगों को हैंडल भी कर सके, तो भारत मंडपम में हुई थी मीटिंग। एस्टिक जो 2025 मीटिंग है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये जो मीटिंग है इसने कौन सी मीटिंग को रिप्लेस करा है? इसने रिप्लेस करा है इंडियन साइंस कांग्रेस। ये जो इंडियन साइंस कांग्रेस थी पहले भारत की सबसे बड़ी साइंस की मीटिंग हुआ करती थी, अब उसके बदले अब एस्टिक 2025 मीटिंग हो गई। ठीक है, इंडियन साइंस कांग्रेस आप देख रहे हैं। ओके, इंडियन साइंस कांग्रेस की लास्ट मीटिंग हुई थी सन 2023 में। ठीक है, जो इस बार एस्टिक 2025 का थीम थी वो थी विकसित भारत 2024, पाइनियरिंग सस्टेनेबल इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड एम्पावरमेंट। ओके, जो ये मीटिंग है इसका मकसद ये रहेगा हमारे जो विकसित भारत 2047 का जो हमारा लक्ष्य है उसे हासिल करने में हमारी हेल्प करेगी। और इसमें हमारे जो PM है इन्होंने 1 लाख करोड़ का रिसर्च और डेवलपमेंट का फंड भी डिक्लेयर करा, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर में
नई नई टेक्नोलॉजी बन सके साइंस की फील्ड में हम और आगे बढ़ सके। ठीक है, ये हमें याद रखना है। रिसेंटली वर्ल्ड के कौन से देश ने जनरेशनल बैन ऑन टोबैको एंड वेपिंग, टोबैको और वेपिंग पे पूरी तरीके से बैन लगा दिया। वेपिंग जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट से होती है, उनके अंदर बैटरी होती है और साथ में लिक्विड होता है जिसके अंदर निकोटीन और फ्लेवर्स होते हैं, तो वो भी सेम सिगरेट की तरह काम करती है। तो कौन से देश ने 18 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए पूरी तरीके से बैन कर लिया? उसका आंसर है ऑप्शन डी, मालदीव्स। ओके, मालदीव्स ने पूरी तरीके से बैन कर दिया है टोबैको को 18 साल से कम लोगों के लिए, और ये टूरिस्ट पे भी एप्लीकेबल होता है। रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने एक उनका इवेंट करा था जिसका नाम है ग्लोबल हार्मनी। ग्लोबल हार्मनी इनिशिएटिव है सऊदी अरेबिया का। इसमें जो पहला वीक सेलिब्रेट हुआ था कौन से देश का हुआ था? जो सबसे पहला वीक सेलिब्रेट हुआ था वो हुआ था इंडिया का। ग्लोबल हार्मनी इनिशिएटिव जो ग्लोबल हार्मनी इनिशिएटिव जो सऊदी अरेबिया मनाता है, इसका मेन मकसद यह है, सऊदी अरेबिया में हमें पता है वर्ल्ड के काफ़ी सारे जो अलग अलग देशों के लोग हैं वहाँ काम करने के लिए आते हैं, और सऊदी अरेबिया उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से सऊदी अरेबिया में काफ़ी ग्रोथ हो रही है। सऊदी अरेबिया उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करता है, और इसी को देखते हुए हर वीक एक कंट्री के जो कल्चर है उसको सेलिब्रेट किया जाएगा, वहाँ के कल्चर को रिप्रेजेंट किया जाएगा उनके कंट्रीज़ के द्वारा, और उनके कल्चर को शोकेस किया जाएगा पूरे वर्ल्ड के लिए। ठीक है, तो पहला जो वीक सेलिब्रेट हुआ है, पहले वीक सबसे जो स्टार्टिंग हुई है वो हुई है इंडिया के वीक से, और सबसे पहले इंडिया का कल्चर शो किया जाएगा वहाँ पे, और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं उसमें कनिष्का कपूर। ओके, कनिष्का कपूर आप नाम देख सकते हैं। NPCI, NPCI का जो फॉरेन नाम है उसका नाम है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड। ओके, आप नाम देख सकते हैं। उसने रिजर्व पे के साथ अनुबंध करा है जिससे आप UPI के थ्रू एक और जो देश है विदेश में, वहाँ पे आप UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। कौन से देश में अभी आप विदेश जाके UPI से पेमेंट कर सकते हैं? उसका नाम है ऑप्शन डी, मलेशिया। ओके, मलेशिया में भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ये चार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, ये देख लीजिए। सबसे पहले UPI का पेमेंट कहाँ चालू हुआ था, कौन से देश में? सबसे पहले हुआ था भूटान में। ठीक है, भूटान में सबसे पहले चालू हुआ था। और यूरोपियन कंट्री जो इसमें शामिल है जहाँ पे हम कर सकते हैं वही फ्रांस। सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं फ्रांस में, फ्रांस में भी UPI का पेमेंट हो सकता है। और 2025 में 3 देश है, साइप्रस, कतर एंड मलेशिया। इन 3 देशों में UPI का पेमेंट चालू हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट जो नवंबर 2025 में हुई थी, कौन सी जगह पे हुई थी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कतर। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट। UN की मात्र सेकंड नंबर की मीटिंग है ये, अभी तक 2 बार हुई है UN की वाली मीटिंग, और इसके पहले जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी 1995 में। ठीक है, और उसके बाद अब हो रही है 2025 में। इस मीटिंग का मेन मकसद ये है जो 2030 का यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल है उसे ये हासिल कर सके। ठीक है, इस बार जो डिक्लेरेशन साइन हुआ था उसका नाम था दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन। ओके, दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन। 10th लंदन ईस्ट एशिया फिल्म फेस्टिवल में कौन सी मूवी ने बेस्ट मूवी का खिताब जीता? इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट वाई। प्रोजेक्ट वाई को लंदन ईस्ट एशिया फिल्म फेस्टिवल की अवार्ड में बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है।
रिसेंटली पाकिस्तान ने चाइना के साथ डील करी थी। डील काफ़ी पुरानी थी वैसे, मगर चाइना कौन सी क्लास की सबमरीन पाकिस्तान को देने वाला है, उसका नाम है ऑप्शन ए हैंगोर क्लास। ये हमें याद रखना है। ये जो सबमरीन है ये AIP टेक्नोलॉजी, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, ये आप देख सकते हैं AIP टेक्नोलॉजी से लैस है। और AIP टेक्नोलॉजी जो इम्पोर्टेंस रखती है आजकल के टाइम में, उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इससे आपकी जो स्टेल्थ कैपेबिलिटीज वो बढ़ जाती है। सबमरीन्स को यूजुअली जो कन्वेंशनल सबमरीन्स होती हैं डीजल इलेक्ट्रिक, उनको कुछ कुछ समय बाद, कुछ कुछ दिनों बाद सरफेस पे आना पड़ता है ऑक्सीजन के लिए। मगर अगर आपके सबमरीन में अगर ये टेक्नोलॉजी AIP वाली टेक्नोलॉजी, तो आपको बार बार सरफेस में ऑक्सीजन लेने के लिए नहीं आना पड़ेगा। ठीक है। फिलहाल में अगर बात करें, इंडिया के पास एक भी ऐसी सबमरीन नहीं है जिसमें AIP टेक्नोलॉजी है। पहले हमारी बात चली थी प्रोजेक्ट 75I, आई स्टैंड्स फॉर इंडिया। प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत इंडिया में 6 सबमरीन्स इंडिया को मिलनी थी। ठीक है। और ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो किसके साथ चलना था, जर्मनी के साथ में, मगर अभी तक इसमें कोई काम नहीं शुरू हो पाया है। और ऐसा माना जा रहा है कि अगले साल तक इंडिया को पहली AIP टेक्नोलॉजी जो इंडिया ने खुद से डेवलप करी है वो उसको फिट करेगी अपने खुद की जो सबमरीन है हमारे पास उसमें। और नेक्स्ट ईयर तक प्रोबेबली ट्रायल्स कंप्लीट होने के बाद में हमें वो सबमरीन पहली मिल जाएगी। ठीक है। ये प्रोजेक्ट हमें याद रखना है 75I। इसके तहत हमें 6 AIP पावर्ड सबमरीन्स मिलनी थी। और ये किसके साथ था, ये था जर्मनी के साथ में। Which country has the lowest birth rate in the world according to the UN in 2025? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। कौन सी कंट्री का बर्थ रेट दुनिया में सबसे कम है UN के हिसाब से? इसका आंसर है ऑप्शन बी। काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये सवाल आ चुका है। सबसे कम बर्थ रेट कौन सी कंट्री का है, वो है साउथ कोरिया। और अभी भी सबसे कम साउथ कोरिया का ही है। अगर हम टॉप 3 कंट्रीज देख लें जिनका बर्थ रेट सबसे कम है, उसमें फर्स्ट है साउथ कोरिया, सेकंड है ताइवान, तीसरा है सिंगापुर। ओके। अब अगर सबसे हाईएस्ट बर्थ रेट की हम बात करें, वो है चैड, जो एक अफ्रीकन कंट्री है। सोमालिया, कॉन्गो, तीनों अफ्रीकन कंट्रीज है। टॉप है चैड और लोएस्ट है साउथ कोरिया। 55th केरला फिल्म्स अवार्ड इस बार घोषित हुए हैं। उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ऑप्शन ए मंजूमल बॉयज़। मंजूमल बॉयज़ को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। ओके, ये हमें याद रखना है। ओपन एआई ने रिसेंटली एक बेंचमार्क इंट्रोड्यूस करा है। ये बेंचमार्क का काम क्या है? ये बेंचमार्क का काम है कि जो ओपन एआई के जो मॉडल्स है, जो उन्होंने टूल्स बना रखे हैं एआई वाले, उसकी टेस्टिंग करता है बेंचमार्क कि इंडियन कल्चर पे और इंडियन लैंग्वेजेस पे कितना अच्छा रिस्पॉन्ड इनके जो एआई टूल्स हैं वो कर रहे हैं। तो उन टूल्स की रेटिंग, उन टूल्स किस मापदंड पे काम कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना बेकार काम कर रहे हैं, उसको ये बेंचमार्क देखता है। तो ये बेंचमार्क का नाम क्या है? इसका नाम है एंड क्यू ए ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। बेंगलुरु स्किल समिट, बेंगलुरु स्किल समिट इस बार हुई थी कर्नाटक में। इसे किसने इनॉग्रेट किया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया। अब इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हम जान लें। इस मीटिंग की जो थीम थी वो थी वर्कफोर्स 2030 स्किल सिस्टम्स सिनर्जी। और इस मीटिंग में वहाँ के सीएम में इन्होंने एक नई यूनिवर्सिटी चालू करने के लिए वादा करा है संदूर में। नई स्किल यूनिवर्सिटी बनेगी। कहाँ पे बनेगी? संदूर, कर्नाटक में। ओके। कौन सी कंट्री वर्ल्ड की पहली कैशलेस कंट्री बन चुकी है? उस कंट्री ने खुद को डिक्लेयर कर दिया है कि वहाँ पे अभी कैश का यूज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। उस कंट्री का नाम है स्वीडन। ओके, स्वीडन आप देख सकते हैं। स्वीडन में जनरली सब जगह कैश यूज़ होना बंद हो चुका है। आप वहाँ दुकानों पे जाएंगे तो आपको नो कैश एक्सेप्टेड वाला साइन लगभग सब जगह
और आजकल तो सब जगह दिख ही जाएगा। साथ ही उनके जो स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन है, चर्च हो गए, जहाँ डोनेशन भी चलता है, वहाँ भी क्यूआर स्कैनर्स आपको मिल जाएंगे। स्वीडन अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला है, उसका नाम है ई क्रोना। अभी ये लॉन्च नहीं हुई है, इस पे ऊपर काम चल रहा है, वहाँ के बैंक इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ई क्रोना कौन से देश से रिलेटेड है, उसका नाम है स्वीडन। रिसेंटली इंडिया एंड यूएसए ने मिलके एक सैटेलाइट लॉन्च करी थी, जो रिसेंट में अभी नवंबर में ऑपरेशनलाइज हुई है। उस सैटेलाइट का नाम क्या है? उस सैटेलाइट का नाम है ऑप्शन बी निसार। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। निसार सैटेलाइट भारत और यूएसए ने मिलके अभी लॉन्च करी थी कुछ समय पहले, जून जुलाई में, और ये अभी ऑपरेशनलाइज हुई है, और इसने अभी फोटो भेजना ऊपर से चालू कर दिया है। ठीक है, निसार का फुल फॉर्म क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। ओके, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, ये हमें याद रखना है। इसमें दो टाइप के रडार्स होंगे, एक एल बैंड और दूसरा होगा एस बैंड। ये किसी भी मौसम में काम कर सकती है ये वाली सैटेलाइट। ठीक है, और इसका मेन मकसद है अर्थ की ऑब्जर्वेशन करना। अर्थ में किस तरीके से नेचुरल चेंजेस आ रहे हैं, ये एक हाई क्वालिटी इमेजेस पहुंचाते रहेगी, जिससे साइंटिस्टों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, और हमारे जो नेचुरल हजार्ड्स है उन्हें समझने में हमारे साइंटिस्ट को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इससे। तो साइंटिफिक वैल्यू ये काफ़ी रखती है सैटेलाइट, निसार सैटेलाइट। ओके, इसरो के जो कुछ इंपॉर्टेंट मिशन जो रिसेंट में इसरो लॉन्च करने के प्लान कर रहा है, पहला है गगनयान मिशन। ये हमारा क्रूड मिशन होने वाला है, जिसमें हम एस्ट्रोनॉट्स भेजेंगे हमारे लो अर्थ ऑर्बिट में। ये कब के लिए है? ये होगा 2027 में। 2027 में इसरो प्लान कर रहा है कि हमारा गगनयान मिशन हम भेज दें। ठीक है, उसके बाद भारत का एक और बहुत ही महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट होने वाला है, वो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। भारत, हमें पता है भारत के पास अभी कोई भी अंतरिक्ष स्टेशन नहीं है, ये भारत का पहला अंतरिक्ष स्टेशन होने वाला है, और इसका नाम क्या है? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। और इसरो ने इसे फुल फंक्शनल होने की डेट कब बताई है? इसका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा 2035 से। 2035 में ये उपयोग में आ जाएगा। ओके, रिसेंटली इंडियन आर्मी की वाइट नाइट कोर है, और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने छतरू एरिया किश्तवाड़ का छतरू एरिया में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च करा है? छतरू एरिया में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च करा है? उसका आंसर है ऑपरेशन ए, ऑपरेशन छतरू। ओके, ऑपरेशन छतरू भारतीय आर्मी ने लॉन्च करा है। वहाँ पे कुछ टेररिस्ट छुपे हुए थे, तो उनको एलिमिनेट करने के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। ओके, मनोहर पर्रिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड इस बार किसे मिला है? मनोहर पर्रिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड इस बार मिला है ऑप्शन डी डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को। ओके, साई गौतम गोपाल कृष्णन भारत का काफ़ी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक अवार्ड है, तो हमें याद रखना है। क्यूएस एशिया वर्ल्ड रैंकिंग्स में, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में इस बार भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी को टॉप रैंक मिला है? ऑप्शन आंसर है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली को क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में फर्स्ट रैंक मिला है। और इस बार भारत की टोटल आप देख सकते हैं 7 यूनिवर्सिटीज़ को टॉप 100 में शामिल हुई है यूएस की रैंकिंग्स में। और टॉप है आईआईटी दिल्ली, सेकंड पे आईआईसी बेंगलोर, आईआईटी मद्रास, तीसरे पे आईआईटी दिल्ली की रैंक क्या है? 59। ओके, ये रैंक भी इंपॉर्टेंट है, रैंक भी आपको याद रखनी है। और इस रैंक में फर्स्ट, यूएस की रैंकिंग्स में फर्स्ट कौन है? यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। ठीक है, भारत के कौन से राज्य ने रिसेंटली स्टारलिंक के साथ अनुबंध करा है, जिससे उस राज्य के जो दूर दराज के गवर्नमेंट ऑफिस है वहाँ तक नेट पहुँच सके, और दूर दराज के इलाकों में भी लोग गवर्नमेंट सेवाओं का फ़ायदा ले सके? तो कौन सा राज्य है वो? उसका आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। ठीक है,
महाराष्ट्र ने रिसेंटली स्टारलिंक के साथ अनुबंध करा है, तो ये हमें याद रखना है। ओके, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। रिसेंटली भारत इस दुनिया से, अपने अर्थ से दो कॉमेट्स को ऑब्जर्व किया गया है। उन दो कॉमेट्स का नाम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कॉमेट स्वान एंड कॉमेट लेमन। ये दो कॉमेट को अर्थ से ऑब्जर्व किया गया था और कुछ दिनों के अंतराल में ही ये दोनों आगे पीछे निकले थे, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, रिसेंटली फिलीपींस में और वियतनाम और थाईलैंड में एक काफ़ी भयावह टाइफून आया था। टाइफून उनके रीजन में टाइफून बोलते हैं, हमारे यहाँ साइक्लोन बोलते हैं। तो कौन सा टाइफून ने तहस नहस करी थी? उसका आंसर है ऑप्शन ए, टाइफून कलमेगी। ओके, टाइफून कलमेगी ने फिलीपींस में काफ़ी हैवॉक क्रिएट करा था अभी रिसेंटली। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कौन सी क्रिकेट खिलाड़ी को रिसेंटली ऑनर करा है गोल्ड प्लेट, बैट एंड बॉल के साथ में? चेक भी मिला है उन्हें 34 लाख का। ठीक है, कौन सी खिलाड़ी है वो? उनका नाम है ऑप्शन ए, ऋचा घोष। ऋचा घोष ये भी वर्ल्ड कप में थी, वर्ल्ड कप की टीम में जिन्होंने इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीता था। तो इनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए इन्हें वहाँ के सीएम ने इस सम्मान से सम्मानित किया है। ओके, रिसेंटली भारतीय मूल की कौन सी महिला, और ये पहली मुस्लिम महिला भी है जो वर्जीनिया, यूएस का एक राज्य है, वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त हुई है, इलेक्ट हुई है। इनका नाम है ऑप्शन सी, गजला फिरदौस हाशमी। ठीक है, ऑप्शन सी, गजला फिरदौस हाशमी। हुरूम की इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट आई है फिलहाल में, उसमें भारत के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट किसे बताया है? भारत के सबसे बड़े दानी फिलैंथ्रोपिस्ट है शिव नादर। इनका फोटो आप देख सकते हैं, ऑप्शन बी, शिव नादर। ओके, ये HCL कंपनी के मालिक हैं और हुरून के हिसाब से सबसे ज़्यादा दान पूरे भारत में इस साल शिव नादर जी ने किया था। काशी तमिल समागम, काशी तमिल समागम ये एक मीटिंग होती है, कुछ सालों से कंडक्ट होते जा रही है। और इस बार ये कहाँ कंडक्ट होती? इस बार ये कंडक्ट होती वाराणसी में, ऑप्शन सी। काशी तमिल समागम का मेन पर्पस करवाने का ये है कि जो हमारी भारत की रीजनल लैंग्वेजेस है उन्हें पूरे भारत में एक्सपोजर मिल सके और भारत के दूसरे जगह के लोग भी उस लैंग्वेज के बारे में जान सकें। और इस मीटिंग का थीम क्या थी? लेट अस लर्न तमिल। ठीक है, लेट अस लर्न तमिल, कारपुम तमिल। ओके, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत पूरे वर्ल्ड में इस बार जो उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज करी थी, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कौन सी कंट्री ने करा है? पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करा है, ऑप्शन डी, इंडिया ने। अगर हम क्वांटिटी देखें तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज कौन से देश में हुआ है? इंडिया में। और अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो परसेंटेज वाइज सबसे हाईएस्ट इंक्रीमेंट हुआ है इंडोनेशिया में। ओके, हमें याद रखना इंडोनेशिया। रिसेंटली हमारे पूरे भारत में वंदे मातरम के 150 साल सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। 150 साल हो चुके वंदे मातरम को बने हुए। तो इन्हें किसने बनाया था? हमें सबको पता है। वंदे मातरम का वंदे मातरम को लिखा था हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, और ये कब राइट करा था, कब सबसे पहले पब्लिश हुआ था? ये पब्लिश हुआ था सबसे पहले 7 नवंबर को, ऑप्शन ए, 7 नवंबर 1875 को। ठीक है, इससे जुड़ी हम कुछ और महत्वपूर्ण बातें जान लें। बंकिम चंद्र चटर्जी के जो जर्नल था उसका नाम था गंगा दर्शन। ठीक है, और इनके नॉवेल जो काफ़ी फेमस है और काफ़ी एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, आनंद मठ। ठीक है, रिसेंटली कौन से देश ने
अपने देशवासियों को ट्रेन करने के लिए प्रोग्राम चालू करा है, जिसमें वो 4 लाख उसके देश के लोगों को ट्रेन करेगा बेसिक मिलिट्री कोर्स में, और सर्वाइवल ट्रेनिंग देगा और मेडिकल ट्रेनिंग देगा। वो है पोलैंड, ठीक है, पोलैंड करने वाला है ये काम। और हमें पता है यूक्रेन की और रशिया की वार छिड़ी हुई है काफ़ी समय से, और यूरोपियन काफ़ी देश डरे हुए भी हैं कि कहीं ये वॉर हमारे तक ना पहुंच जाए। तो अपने आप को फ्यूचर रेडी रखने के लिए पोलैंड ने ये चीज़ चालू करने वाला है। पोलैंड 2026 में 4 लाख लोगों को ट्रेनिंग देगा, उनके सिविलियंस लोगों को, ताकि उन्हें आगे युद्ध में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ओके, इस प्रोग्राम का नाम क्या है? इसका नाम है एट रेडीनेस। एट रेडीनेस इसका नाम है। शेड नोंग्रेम, ये फेस्टिवल कौन सा राज्य सेलिब्रेट करता है? शेड नोंग्रेम, इसका आंसर है ऑप्शन ए, मेघालय। ठीक है, मेघालय हमें याद रखना है। शेड नोंग्रेम फेस्टिवल आजकल एसएससी के एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो एसएससी के हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, और जनरली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये दूसरे एग्जाम्स के लिए भी। शेड नोग्रम जो फेस्टिवल होता है, ये अपने जो उनकी देवी है, फर्टिलिटी की देवी, जो उन्हें अच्छा प्रोड्यूस देती है कल्टीवेशन में, उनको थैंकफुल उनको थैंक करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। रिसेंटली कौन से राज्य ने एक जेंडर बेस्ड वायलेंस सॉल्व प्रोजेक्ट लॉन्च करा है? जीबीवी, आप देख सकते हैं जीबीवी प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च करा था जेंडर बेस्ड वायलेंस को कम करने के लिए, इस राज्य में मिज़ोरम में रिसेंटली देखा जा रहा है कि फीमेल्स के खिलाफ काफ़ी अपराध बढ़ चुके हैं। तो उसी को कम करने के लिए वहाँ की सरकार ने ये प्रोग्राम लॉन्च करा था, जेंडर बेस्ड वायलेंस सॉल्व प्रोजेक्ट। ठीक है, आंसर है मिज़ोरम। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्रिटिकल मेटल रिसेंटली कहाँ हुई थी? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्रिटिकल मेटल रिसेंटली हुई थी, ऑप्शन बी, जमशेदपुर में। ओके, इसका नाम आंसर है जमशेदपुर। कौन सी कंट्री ने भारत का एनआरएलएम प्रोजेक्ट, जो गरीबी दूर करने के लिए होता है, वो अडॉप्ट करा है? इसका आंसर है इथियोपिया। इथियोपिया। एनआरएलएम प्रोजेक्ट के बारे में हम जान लेते हैं। एनआरएलएम का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन। ये आप देख सकते हैं, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन। इसे सबसे पहले लॉन्च किया गया था 2011 में। 2011 में सबसे पहले ये लॉन्च हुआ था। इसके पहले इसका नाम एनआरएलएम था, मगर रिसेंटली 2016 में इसका नाम चेंज करके DAY, दीनदयाल अंत्योदय एनआरएलएम करा गया है। ठीक है, और इसका ये प्रोजेक्ट है, इसके तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप ये होता है कि एक टीचर होते हैं या फिर एक गाइड जैसे बोल सकते हैं, वो कुछ लोगों का समूह बनाते हैं, और उस समूह को वो किसी भी एक्टिविटी के थ्रू या फिर कुछ ट्रेनिंग के थ्रू उन्हें ऐसी चीज़ें सिखाते हैं जिससे वो अपना खुद का लाइफ मेंटेनेंस कर सकें, और उसके तहत वो रोज़गार हासिल कर सकें। चाहे वो कुछ आर्ट फॉर्म हो सकता है बेम्बू के थ्रू, या फिर जो उस लोकेलिटी में कुछ भी चीज़ प्रेजेंट हो जो जिसका यूज़ करके वो खुद के लिए पैसे कमा सकते हैं। तो ये मिशन का काम एनआरएलएम का ये होता है, तो इसे इथियोपिया ने अभी अडॉप्ट करा है। तो हमें याद रखना है कौन सा देश है, इथियोपिया। ओके, ये जो मिशन है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एनआरएलएम प्रोजेक्ट को देखती है। विच कंपनी हैज़ बिकम द सिक्स्थ इन द नेशन टू जॉइन 100 बिलियन मार्केट कैप? कौन सी भारतीय कंपनी को 100 बिलियन मार्केट कैप हासिल हुआ है? शेयर मार्केट में अगर उसकी वैल्यू देखा जाए तो 100 बिलियन क्रॉस हो चुकी है। उसका आंसर है ऑप्शन डी, SBI। और ये भारत की छठी कंपनी बनी है। ठीक है, जो सबसे पहली भारत की कंपनी जिसने 100 बिलियन का मार्केट कैप टच किया था वो थी TCS। ठीक है, TCS ने टच किया था, कब करा था? 2018 में। ओके, और मार्केट कैप से के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी कंपनी फिलहाल में है रिलायंस। रिलायंस की वैल्यूएशन आज के टाइम में भारत में सबसे ज़्यादा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक अप्रूवल दिया है जिसके तहत जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है
वो भी लॉ कॉलेजेस में पढ़ सकते हैं। तो कौन से स्टेट में इस चीज़ की परमिशन मिली है, उसका आंसर है ऑप्शन डी। रिसेंटली केरला में एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी मेंबर की उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर करा था केरला का लॉ कॉलेजेस के लिए, मगर एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी उन्हें एडमिशन नहीं मिल पाया। और फिर वो सरकार के पास गई, सरकार ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से परमिशन मांगी और साथ ही वो महिला हाई कोर्ट भी पहुंच गई। तो फिर उसके बाद हाई कोर्ट ने उन्हें बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द 2 सीट्स एक्स्ट्रा बनाई जाए। सुपर न्यूमरी आप देख सकते हैं, सुपर न्यूमरी के मतलब एडिशन होता है, एग्जिस्टिंग सीट से 2 एडिशन किए जाए जिससे कि वहाँ के ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी लॉ कॉलेजेस में पढ़ सके। ठीक है। रिसेंट में प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड, ये स्पेन का एक अवार्ड है, ये किसे मिला, ये मिला है, आप देख सकते हैं ये फीमेल का नाम है सेरेना विलियम्स, काफ़ी जानी मानी खिलाड़ी हैं टेनिस की, इन्हें ये अवार्ड मिला है। सेरेना विलियम्स ने अभी तक टोटल 23 टाइम्स ग्रैंड स्लैम जीता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फीमेल खिलाड़ी जिसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम अवार्ड जीते हैं वो सेरेना विलियम्स नहीं है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। इनका नाम है मार्गरेट कोर्ट, ये आप देख सकते हैं मार्गरेट कोर्ट, इन्होंने 24 बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। सेकंड नंबर पे सेरेना विलियम्स। ओके। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे किस दिन मनाया जाता है? नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है 7 नवंबर को। ठीक है, ये तारीख हमें याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट तारीख है। 7 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। ओके, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे अलग दिन मनाया जाता है और वर्ल्ड कैंसर डे अलग मनाया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट होता है 4 फरवरी को। ठीक है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। और जो इस बार हमारी नेशनल कैंसर डे की जो थीम थी वो थी यूनाइटेड बाय यूनिक। यूनाइटेड बाय यूनिक थी इस बार नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे की थीम। और नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया क्यों जाता है? ये मनाया जाता है मैरी क्यूरी के बर्थ एनिवर्सरी पे, इनके बर्थडे वाले दिन मनाया जाता है। मैरी क्यूरी ने 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्कवर करे थे, रेडियम एंड पोलोनियम। इन दोनों का यूज़ कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है, रेडियम और पोलोनियम का यूज़ कहाँ आता है। रेडियम का तो आपको पता होगा, चीज़ें चमकीली करने के लिए रात में जिससे विजिबिलिटी बढ़ सके, उसमें भी रेडियम का यूज़ होता है। जैसे हम रोड के किनारे देखते हैं जो स्ट्रेप्स चमकती है वो रेडियम की बनी होती है, हमारे कपड़ों पे भी रेडियम लगा होता है जिससे वो रात में चमके। तो रेडियम का एक और यूज़ कहाँ है? कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। ओके, गोवा ने कौन से राज्य के साथ में पार्टनरशिप करी है अपने टूरिज़्म को और बढ़ाने के लिए और एनहेंस करने के लिए? तो जो 2 राज्य हैं जिन्होंने आपस में कोलैबोरेशन करा है कि जिससे उन दोनों का टूरिज़्म बढ़ सके, वो है गोवा और एमपी। ठीक है, गोवा और एमपी ने साथ में टूरिज़्म बढ़ाने के लिए एक कोलैबोरेशन करा है। कौन से ऑस्ट्रेलियन फुटबॉलर ने रिसेंटली उनके खुद के देश की जो सिटीजनशिप है वो त्याग दी और इंडियन सिटीजनशिप ले ली? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, न्यूज़ में काफ़ी था, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी था, हर न्यूज़ चैनल पे तो काफ़ी ही ज़्यादा था ये वाला टॉपिक। तो नेशनली काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही थी ये। तो कौन थे वो? रियान विलियम्स, हमें याद रखना है, रियान विलियम्स ने अपनी ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप छोड़ दी और फुटबॉल खेलने के लिए उन्होंने भारत की सिटीजनशिप ले ली। ठीक है, भारत में ये कौन से क्लब से खेलते थे पहले? बेंगलुरु एफसी, बेंगलुरु एफसी से ये पहले खेल चुके थे। और ऑस्ट्रेलिया में जिस क्लब को खेलते थे उसका नाम है पर्थ ग्लोरी। ठीक है, और अब ये कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन टीम में फुटबॉल खेल सकें, इंडियन नेशनल टीम में। फेमस कौन सी फेमस पैरा एथलीट, उन्होंने एक रिकॉर्ड हासिल करा है? तो रिकॉर्ड क्या है कि पहली पैरा एथलीट बन चुके हैं जो कि फुली एबल बॉडीड, जिनके हाथ पैर पूरे सक्षम है, हाथ पैर से पूरे सक्षम है वो वे लोग, उनके साथ ये कंपटीशन में उतरेंगी। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम आप जानते होंगे, इनका नाम है शीतल देवी। पिछले साल भी काफ़ी न्यूज़ में चल रही थी ये इनके परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, ये शीतल देवी है। शीतल देवी को जो प्रॉब्लम है उसका नाम है फोकोमिलिया, आप देख सकते हैं फोकोमिलिया।
फोकोमिलिया में क्या होता है कि बर्थ के साथ ही जो लिम्स होते हैं, चाहे हाथ या पैर या दोनों, उनका डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाते हैं, तो उन्हें ये कंडीशन है कोकोमिलिया। और कहाँ से बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है। लास्ट ईयर इन्होंने 2024 के पैरालंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था राकेश कुमार के साथ में मिक्स्ड इवेंट में। ठीक है। रिसेंट में इंडिया के जो कुछ बच्चे हैं, या कुछ बोल सकते हैं इंडियन टीम है, वो एक चैट जीपीटी की तरह एक मॉडल तैयार करने वाले हैं। उस मॉडल का नाम क्या है? उस मॉडल का नाम है ऑप्शन सी, एटोमिसस। एटोमिसस इस मॉडल का नाम है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। मिनटमैन 3 is a land-based ICBM capable of striking targets 13,000 किलोमीटर अवे। मिनटमैन 3 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज कितनी है? 13,000 किलोमीटर। ठीक है। ये कौन से देश ने रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट करी थी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, यूएसए ने इसे सक्सेसफुली टेस्ट करा है। ओके। भारत में अभी एक टाइगर का सर्वे होने वाला है, टाइगर की पॉपुलेशन गिनने के लिए। तो उस सर्वे का नाम क्या होने वाला है? उस सर्वे का नाम है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026। ठीक है। ये हर 4 साल में होता है, और अब अगला बार इसका नंबर आया है, इसका नंबर आया 2026 में। इसके पहले ये हुआ था 2022 में। ठीक है। पिछली बार हुआ था ये 2022 में। पिछली बार 2022 में जब सेंसस हुआ था, तब भारत में टाइगर की पॉपुलेशन थी 3682। ठीक है। ये जो सेंसस होने वाला है टाइगर्स का, ये कौन सी इंस्टीट्यूशंस करने वाली हैं? एक तो है एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। और साथ ही वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। दो इंस्टीट्यूशन मिलके करने वाले हैं, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और एनटीसीए। ओके। इस वाला जो सेंसस है, इसमें काफ़ी सारे कैमरेज लगाए जाएंगे, और इस बार एआई का भी यूज़ लिया जाएगा। एआई का यूज़ लिया जाएगा, जो रिकॉर्डिंग्स होगी कैमरेज की, उनको देखा जाएगा, और एआई के थ्रू डिटरमाइन करा जाएगा क्या वो वही ये टाइगर है या फिर ये दूसरा टाइगर है, जिससे कि टाइगर की पॉपुलेशन का अंदाज़ा बिल्कुल सही लगाया जा सकता है। क्योंकि टाइगर जो हर टाइगर है उनकी स्ट्राइप्स अलग होती है, तो एआई के थ्रू स्ट्राइप्स रिकॉग्निशन हो सकेगा इजीली, और एक एग्जैक्ट नंबर हमको मिलने में इजी होगा। ठीक है। टॉप 3 स्टेट्स अकॉर्डिंग टू द टाइगर पॉपुलेशन। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा है एमपी में। ठीक है। दूसरे पे है कर्नाटक, फिर तीसरे पे है उत्तराखंड। एमपी में कितने हैं? 785, कर्नाटक में 563 और उत्तराखंड में 560। रिसेंट में भारत ने जो हमारा चिकन नेक जो एरिया बोला जाता है, या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे कहा जाता है, जो कि बंगाल और बिहार के बीच में से होते हुए गुजरता है, उस एरिया में भारत कितने कैंटनमेंट्स या फिर कितने अपने स्थायी छावनियाँ इस्टेब्लिश करने वाला है? उसका आंसर है ऑप्शन बी, 3। ठीक है। 3 छावनियाँ वहाँ पे भारत इस्टेब्लिश करने वाला है। वो कहाँ कहाँ होने वाली है? सबसे पहला है असम के धुबरी रीजन में। ठीक है। धुबरी रीजन में, और उसका नाम क्या है? लचित बोरफुकन मिलिट्री स्टेशन। दूसरा होने वाला है बिहार में, किशनगंज एरिया में। और तीसरा होगा बंगाल में। ठीक है। वेस्ट बंगाल में चोपड़ा चोपड़ा इलाका है वहाँ पे। ठीक है। ये 3 स्टेशंस बनने वाले हैं, मिलिट्री स्टेशंस। और हमें पता है जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये जिसे हम चिकन नेक बोलते हैं, वह भारत के लिए काफ़ी सेंसिटिव इलाका हो जाता है। उसकी जो मिनिमम अगर चौड़ाई देखें, एक जगह पे एक पॉइंट पे आके लगभग 22-23 किलोमीटर की हो जाती है, जिससे कि विदेश के जो हमारे एनिमीज़ हैं, वो चाहते हैं कि उसे चोक कर लें, और कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट से मेनलैंड के बीच में तोड़ दें। तो उनके वही सपने धूमिल करने के लिए भारत की सेना ने 3 अपने ये मिलिट्री स्टेशन इस्टेब्लिश करे हैं। ओके। रिसेंटली निर्मला सीतारमन ने एक असम की टेक्नोलॉजी और वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी
गोहपुर में लॉन्च करी है, उसका उद्घाटन करा है, वो ये वाली जो यूनिवर्सिटी है वो किस फ्रीडम फाइटर को किसकी डेडिकेशन में बना है? ये बना है कनकलता बरुआ में। ठीक है, कनकलता बरुआ ये असम की एक फेमस फ्रीडम फाइटर रही है, जिन्हें 17 साल की उम्र में शहादत मिल गई थी और इन्होंने पार्टिसिपेट करा था क्विट इंडिया मूवमेंट में। कनकलता बरुआ ये पार्ट थी मृत्यु वाहिनी, डेथ आर्मी की पार्ट थी ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय। ओके, कौन सी सिटी की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने सहजीवन एक इनिशिएटिव लॉन्च करा है, जिसके तहत वहाँ का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट में गाइडलाइंस आई थी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल है और पब्लिक प्लेसेस है, वहाँ से स्ट्रे डॉग्स को हटाया जा सके, तो सहजीवन जो प्रोग्राम है वो कौन से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने लॉन्च करा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, गुवाहाटी। ठीक है, हमें याद रखना है ऑप्शन बी गुवाहाटी। इसके तहत जो स्ट्रे डॉग्स हैं उन्हें स्टरलाइज किया जाएगा और उनके जो डॉग शेल्टर्स बनाए गए हैं वहाँ पे उन्हें छोड़ा जाएगा। ठीक है, नमदफा बटरफ्लाई फेस्टिवल काफ़ी एक इम्पोर्टेंट बटरफ्लाई फेस्टिवल होता है। नमदफा बटरफ्लाई फेस्टिवल कहाँ होता है? ये नमदफा नेशनल पार्क में। ठीक है, नमदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ये नेशनल पार्क लाई करता है, तो हमें याद रखना है। मनोहर लाल खट्टर ने रिसेंटली डम साइट रिमीडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम, जिसे कि ड्रैप का नाम दिया गया है, ड्रैप प्रोग्राम चालू करा है। ये जो प्रोग्राम है इसका मकसद ये है कि जो भी सिटीज़ में, अर्बन एरियाज़ में जो डम साइट्स बनी है, जहाँ कचरा फेंका जाता है, उनको रिमूव करे, उनको प्रोसेस करे। ठीक है, और साथ ही उस एरिया का ब्यूटिफिकेशन किया जाए। इस ड्रैप जो इनिशिएटिव है उसके तहत ये होगा। तो ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ऑप्शन ए। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर ये आता है और मनोहर लाल खट्टर हमारे इसी मंत्रालय को संभालते हैं। ठीक है, इन जो ये इनिशिएटिव है इसके बारे में कुछ जानकारी, ये 5P 5P फ्रेमवर्क पे काम करेगा। और कौन कौन से फ्रेमवर्क है ये? पॉलिटिकल लीडरशिप, पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक एडवोकेसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड पार्टनरशिप। ठीक है, और जरूरी बातें ये है इस चीज़ के लिए, तो एक बार आप इसे भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। नासा का एक मिशन है जो फिलहाल में उन्होंने मार्स भेजा है। इस मिशन में नासा की दो सैटेलाइट्स है, दो सैटेलाइट्स ऑब्जर्व करेगी मार्स को। ब्लू एंड गोल्ड, ये सैटेलाइट्स का नाम क्या है? ब्लू एंड गोल्ड। इनका काम रहेगा नासा का जो एटमॉस्फेयर है उसे एनालाइज करना और उसके साइंटिफिक रिजल्ट्स देना। ठीक है, तो इसका आंसर है एस्केपेड। ओके, एस्केपेड ही मिशन का नाम है। एस्केपेड का फुल फॉर्म देख ले, एस्केप एंड प्लाज्मा एक्सेलरेशन एंड डायनेमिक्स एक्सप्लोरर। एस्केपेड का फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिसेंटली गूगल ने एक अपनी अभी तक की सबसे, बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट या फिर मोस्ट एडवांस्ड जो उनकी प्रोसेसर है वो लॉन्च करा है। उसका नाम टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट है। जैसे हमें पता है एनवीडिया एनवीडिया का जीपीयू काफ़ी फेमस है, वैसे ही जीपीयू के, जैसे एनवीडिया का जीपीयू है वैसे ही गूगल का टीपीयू होता है, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। तो गूगल ने अपना अभी तक का मोस्ट एडवांस्ड टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट एक लॉन्च करा है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है ऑप्शन बी, आयरन वुड। ठीक है, ये एनवीडिया के टक्कर में गूगल ने लॉन्च करा है। रिसेंटली कौन से राज्य ने प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025 पास करा है, जिससे कि पॉलीगैमी का मतलब आपको पता होगा, जो कोई व्यक्ति एक से ज़्यादा महिला से शादी करता है तो उसे पॉलीगैमी कहा जाता है।
तो कौन से राज्य ने पॉलीगैमी को पिनलाइज कर दिया है, उसके ऊपर आपको जेल हो सकती है, साथ ही अर्थदंड भी आपको हो सकता है। तो उसका आंसर है असम। ठीक है, अमाउंट भी भरना पड़ सकते हैं आपको, साथ ही जेल भी हो सकती है। और जो शादी कराएगा, जो काजी जो शादी कराएंगे उनको भी जेल हो सकती है। ठीक है, और साथ ही उनको पिनलाइज भी किया जा सकता है। ठीक है, और जो बंदा एक से दो शादी बिना पुरानी शादी डिसॉल्व करेगा तो उसे कितने साल की सजा हो सकती है? 10 साल तक की सजा हो सकती है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, इसकी रिसेंटली मीटिंग हुई थी, कहाँ हुई थी? ये हुई थी न्यू दिल्ली, भारत मंडपम में। ठीक है, भारत मंडपम में ये मीटिंग हुई थी हाइड्रोजन से रिलेटेड। इस बार जो ये मीटिंग थी, इसकी थीम थी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एक्सेलरेटिंग इंडियाज क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है, ये थीम हमें याद रखनी है। और ये तीसरी मीटिंग थी इस बार। ओके, फिलीपींस में नवंबर में दो बड़े तूफान आए थे, दो बड़े टाइफून आए थे। पहला का नाम था कलमाई, जो हमने पहले पढ़ा था, KLMAEGI, कलमाई। ठीक है, और अब जो दूसरा आया है उसका नाम है फुंगवोंग। ठीक है, दो टाइफून ये आए थे। मालदीव के प्रेसिडेंट ने रिसेंटली एक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनॉग्रेट करा है। उस एयरपोर्ट का नाम क्या है? उसका नाम है हनी मधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, हनी मधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये भारत की सहायता से बना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, हनी मधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन सी भारत की सिटी इस बार वर्ल्ड की टॉप 10 बिलियनर्स की जो लिस्ट है उसमें उसका नाम आया है? उसका आंसर है ऑप्शन डी। पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा बिलियनर्स बिलियनर्स कहाँ रहते हैं? सबसे ज़्यादा बिलियनर्स बिलियनर्स रहते हैं न्यूयॉर्क में। ठीक है, उसके बाद मॉस्को में। ठीक है, हमारे मुंबई का रैंक है सिक्स्थ रैंक पे है टोटल नंबर ऑफ बिलियनर्स किसी एक सिटी में जहाँ रहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। इस बार भारत के कौन से शूटर ने 25th मीटर रैपिड फायर पिस्टल में ISSF जो वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है, कहाँ पे चल रही है? ये कायरो। कायरो कहाँ आता है? इजिप्ट में। इजिप्ट में जो ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप शूटिंग की जो चल रही है, 25 मीटर के रैपिड फायर पिस्टल में गोल्ड जीता है। कौन से खिलाड़ी ने जीता है? ये जीता है अनीश भनवाला। ठीक है, नाम ही हमें याद रखना है, अनीश भनवाला। ये अनीश भनवाला जी है। रिसेंटली यूएन टूरिज्म में यूएई की एक महिला अपॉइंट हुई है इसको लीड करने के लिए। और ये यूएन टूरिज्म को पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई महिला लीड करेगी। तो उन महिला का नाम क्या है? उनका नाम है शेखा नसीर अल नोवेस। इनका फोटो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये महिला है शेखा नसीर अल नोवेस, ऑप्शन ए। ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करती है? यूएई से। उनका कंट्री भी हमें याद रखनी है, यूएई से बिलोंग करती है। और इनका नाम शेखा नसीर अल नोवेस है। ठीक है, यूएन टूरिज्म का पहले नाम क्या था? इसको हम पहले बोलते थे यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, UNWTO। इसका नाम अभी फ़िलहाल में क्या हुआ है? यूएन टूरिज्म। ओके, और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर्स है मैड्रिड, स्पेन में। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 नवंबर 1975। इसके 50 साल हो चुके हैं। इसमें टोटल मेंबर स्टेट्स हैं 160 मेंबर्स। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये है COP30। COP30 की मीटिंग इस बार कहाँ हुई थी? COP30 की मीटिंग इस बार हुई थी, ऑप्शन ए, बलेम, ब्राज़ील। COP30 वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्लाइमेट रिलेटेड मीटिंग होती है। और जो COP है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, COP का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। ठीक है, ये मतलब अगर हम देखा जाए, कुछ ही संगठन है जिसमें वर्ल्ड के सारे नेशंस
उस चीज़ का उस कॉन्फ्रेंस का पार्टिसिपेट करते हैं। तो सीओपी में भी वर्ल्ड के लगभग हर नेशन इसका मेंबर स्टेट है, ठीक है। तो इसलिए इवेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें जो एक्शन प्लान जो रखा गया था, जो फाइनली साइन हुआ था, वो है बलीम एक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस और कौन सी बैंक ने मिलके एक फंड बनाया है जिससे कि हमारा जो भारत का प्राइवेट सेक्टर है उसे पैसा दे सके, और उस फंड को यूज़ करके हमारा भारत का प्राइवेट स्पेस सेक्टर और ज़्यादा फ्लरिश करे। तो उसका आंसर है ऑप्शन बी, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इन्होंने और इन स्पेस, ये भारत का एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इन दोनों ने एक नया फंड लॉन्च करा है जिससे कि हमारे भारत के स्पेस सेक्टर को बूस्ट मिले, प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट मिले, ठीक है। कौन से कंट्री को मीजल फ्री स्टेटस रिसेंट में उनका स्टेटस छीन लिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कनाडा। मीजल बीमारी आप देख रहे हैं इस तरीके से होती है, इससे मीजल में पूरे बॉडी में रैशेस हो जाते हैं। तो कनाडा का मीजल फ्री स्टेटस रिसेंटली छीन लिया गया है। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसका आंसर कनाडा, क्योंकि कई बार जब इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में आता है तो हम सोचते हैं कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री होगा या कोई मिडिल इनकम या लो इनकम कंट्री होगा। कनाडा जैसा देश के बारे में सोचते भी नहीं कि उनका स्टेटस बीमारियों के लिए छीना जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन है कनाडा। मीजल जो है वो एक वायरल वायरल इलनेस होती है, ठीक है। वायरस से कॉज होती है मीजल। और मीजल से मौतें तो इतनी ज़्यादा नहीं होती, मगर जब किसी के दिमाग में सूजन आ जाती है तो इंसान मर भी सकता है। दिमाग में सूजन को क्या बोलते हैं? एंसीफेलाइटिस, ओके। तो मीजल से ब्रेन एंसीफेलाइटिस भी होता है, और ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू भी फैलता है, ठीक है। सांसों के थ्रू ये फैलता है। तो ये चीज़ भी हमें याद रखनी है, ओके। कौन से रिसेंटली में एक इंडियन खिलाड़ी है जिन्होंने ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो कायरो में हो रही है उसमें 10 मीटर का जो पिस्टल इवेंट होता है उसमें गोल्ड मेडल जीता है? इनका नाम है सम्राट राणा। सम्राट राणा इनका नाम है, ऑप्शन डी, सम्राट राणा, ठीक है। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द सेकंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट, दोहा कतर। दोहा कतर में WWSD का जो सेकंड मीटिंग हो रही है वहाँ पे इंडिया को किसने रिप्रेजेंट करा है? इंडिया को रिप्रेजेंट करा है ऑप्शन डी, डॉक्टर फैज़ान अहमद अजीज़ी। डॉक्टर फैज़ान अहमद अजीज़ी ये ह्यूमन सोशल केयर फाउंडेशन एक NGO है, उससे बिलोंग करते हैं, ठीक है। भारत में रिसेंटली नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया गया है। नेशनल एजुकेशन डे कौन सी दिन सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है नवंबर 11। नवंबर महीने की 11 तारीख को नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये किसकी याद में कि सेलिब्रेट किया जाता है? ये हमारे देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनके बर्थ एनिवर्सरी वाले दिन ये नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द 13th एडिशन ऑफ द इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026, भारत का जो एम्प्लॉयबिलिटी रेट कितना है? इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है कि इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026 में भारत के जो नए युवा हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी कितनी है? इस रिपोर्ट के हिसाब से उनकी एम्प्लॉयबिलिटी है, ऑप्शन है 56.3%, ठीक है। पिछले साल 2025 में भारत की एम्प्लॉयबिलिटी रेट था 54.8, और इस साल है ये 56.3, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? ये चेंज होता रहता है, और इस बार ये है महाराष्ट्र, ठीक है। इस बार महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया में शुगर का प्रोडक्शन हुआ है।
टॉप 3 स्टेट्स अगर हम देखें कौन कौन से हैं, पहले पे है महाराष्ट्र, दूसरे पे है यूपी और तीसरे पे है कर्नाटक। ठीक है, महाराष्ट्र और यूपी के बीच में ये पोजीशन बदलता रहता है, मगर 2025 में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है महाराष्ट्र में। ओके, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरर, इसमें एक भारतीय इंसान को प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है शैलेश चंद्रा। अब ये क्या चीज़ है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोटर व्हीकल, ये एक इंटरनेशनल संगठन है, एक यूनियन है, जिसमें पूरे वर्ल्ड के जो मोटर ऑर्गेनाइजेशन के जो संगठन होते हैं वो इस चीज़ का हिस्सा होते हैं। लगभग बड़े बड़े जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है मोटर व्हीकल के, वो इसका हिस्सा है। और इसका काम यही रहता है कि जो मोटर व्हीकल से रिलेटेड कुछ मुद्दे अगर इंटरनेशनली उठाने हो तो उस चीज़ को उठाता है। तो इस बार जो इसके संगठन के जो प्रेसिडेंट बने, इंडियन बने, उनका नाम है शैलेश चंद्रा। ठीक है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड to the International Coordinating Council of UNESCO's Man and Biosphere Reserve Program। मैन जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम होता है यूनेस्को का, ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। इसके तहत जो देश है उनके अंदर यूनेस्को रिकॉग्नाइज करता है कि कौन से इलाकों को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जा सकता है। तो इसकी जो काउंसिल है उसमें नए मेंबर का इलेक्शन हुआ है। तो उसमें कौन अभी फिलहाल एडिशन हुआ है? उनका आंसर है ऑप्शन बी, ओमान। ठीक है, ओमान का एडिशन हुआ है उसमें। तो हमारे भारत में अगर हम देखें कुल मिला के हैं 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है। ठीक है, टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है। और उसमें से टोटल 13 बायोस्फीयर रिजर्व्स को यूनेस्को अपने इस प्रोग्राम के तहत, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत रिकॉग्नाइज करता है। ओके, एक और इम्पोर्टेंट सवाल जो आ सकता है, सबसे रीसेंट जो बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज करा है उसका नाम है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ये रिसेंट में एडिशन करा है, ये 2025 सितंबर में। ओके, और इस प्रोग्राम के तहत जो यूनेस्को के एडिशन में आता है, इस लिस्ट में, मैप के लिस्ट में आता है, वे सब साइंटिफिक बेसिस पे काम करते हैं। प्रॉपर एक कम्युनिटी इनके बीच में इस्टेब्लिश होती है, और इस लिस्ट में नाम आने के बाद वहाँ की कंजर्वेशन एफर्ट, डाइवर्सिटी बचाने के काम और जीव जंतु को बचाने के काम और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आना एक काफ़ी अचीवमेंट वाली बात होती है। पुनाद सांगचू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है ऑप्शन बी, भूटान। पुनाद सांगचू 2 इस बार न्यूज़ में काफ़ी था। हमारे देश के पीएम भूटान की विजिट पे थे और वहाँ जाके उन्होंने इस डैम को इनॉग्रेट करा। पुनाद सांगचू जो डैम है वो कौन सी रिवर पे आता है? वो आता है पुनाद सांगचू रिवर पे। ठीक है, और पुनाद सांगचू रिवर का एक और नाम क्या है? संकोश रिवर। ओके, इसका नाम है संकोश रिवर। संकोश रिवर ओरिजिनेट होती है भूटान से और आगे मिल जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर में। ओके, कौन सी एशियन मेडलिस्ट, एशियन गेम्स की मेडलिस्ट है, उन्हें 5 साल का डोपिंग का बैन मिला है? इनका नाम है मंजू बाला। ठीक है, मंजू बाला को 5 साल का डोपिंग का बैन मिला है। और ये कौन सा गेम खेलती थी? ये खेलती थी हैमर थ्रोइंग। ठीक है, द इनॉग्रल नेशनल इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप विल बी हेल्ड एट द कलिंगा इंडोर स्टेडियम। कहाँ पे है ये स्टेडियम? कलिंगा इंडोर स्टेडियम, ये है भुवनेश्वर में। ठीक है, पहली बार हमारे भारत में इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप होने वाला है। और इसे कंडक्ट कौन करवा रहा है? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, AFI। ठीक है, ये हमारा भारत का एथलेटिक्स का फेडरेशन है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। और उसके प्रेसिडेंट कौन है? बहादुर सिंह सागो। इस बार जो इंडोर चैंपियनशिप होगी उसमें कुल मिला के 7 इवेंट होने वाले हैं। कितने इवेंट होंगे? 7 डिसिप्लिन होंगे। और ये इवेंट्स का नाम लिखा है
60 मीटर होगा, शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप, हाई जंप और 1000 मीटर इवेंट्स आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। सर्जियो गोर ये भारत में नए एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं। कौन से देश ने इन्हें भारत में अपना नया एम्बेसडर नियुक्त किया है? इनका जिस देश से ये बिलोंग करते हैं उसका नाम है यूएसए, ठीक है। यूएसए से है ये, काफ़ी न्यूज़ में काफ़ी था ये। यूएसए ने इनके एम्बेसडर अपॉइंट होने के बाद काफ़ी एक अच्छा इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। और भारत और यूएसए के बीच में रिसेंटली जो रिलेशंस थे काफ़ी डाउनफॉल में चले गए थे, और उस रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने भारत में एक नया एम्बेसडर अपॉइंट करा और उनका नाम है सर्जियो गोर, ठीक है। इनका नाम हमें याद रखना है, सर्जियो गोर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिसेंट में भारत के 6th नेशनल वाटर अवार्ड्स हुए हैं। इस नेशनल वाटर अवार्ड में बेस्ट स्टेट की कैटेगरी किसको मिली है? इसको मिली है महाराष्ट्र को, ठीक है। महाराष्ट्र को ये अवार्ड मिला है नेशनल वाटर अवार्ड्स में। नेशनल वाटर अवार्ड्स में कई सारी अलग अलग कैटेगरीज होती है, तो स्टेट का अवार्ड मिला है महाराष्ट्र को। और अर्बन लोकल बॉडीज़ का अगर हम अवार्ड देखें, अर्बन लोकल बॉडीज़ अवार्ड में ये मिला है नवी मुंबई को फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। उसके बाद नीचे आप सेकंड पोजीशन देख सकते हैं, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन भी है। तो फर्स्ट पोजीशन तो बिल्कुल आपको याद से रखनी है, नवी मुंबई, ठीक है। रिसेंट में जब हमारे पीएम भूटान के विजिट में थे तो एक और अनाउंसमेंट हुई थी। उस अनाउंसमेंट के तहत भारत में भूटान की एक मोनेस्ट्री खुलने वाली है, ठीक है। इस तरीके से होती है मोनेस्ट्री, ये आप देख सकते हैं ये मोनेस्ट्री। तो भूटान की मोनेस्ट्री के लिए लैंड कहाँ अलॉट की गई है? उनकी भूटान की मोनेस्ट्री के लिए लैंड अलॉट की गई है गंगा किनारे वाराणसी में, ठीक है। वाराणसी में एक मोनेस्ट्री खुलेगी भूटान की। रिसेंटली डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई ने एक गोल्ड स्मगलिंग का जो रैकेट है उसका भंडाफोड़ किया था और कई जगह पे छापेमारी करी थी। तो कौन सा इन्होंने ऑपरेशन चालू करा था? उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन बुलियन ब्लेज, ठीक है। ऑपरेशन बुलियन ब्लेज ये हमें याद रखना है। वर्ल्ड निमोनिया डे कब सेलिब्रेट होता है? वर्ल्ड निमोनिया डे सेलिब्रेट होता है 12 नवंबर को, ठीक है। 12 नवंबर को सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड निमोनिया डे। इस बार जो वर्ल्ड निमोनिया डे था उसकी थीम थी चाइल्ड सर्वाइवल, ठीक है। और निमोनिया में पता है निमोनिया कहाँ पे अटैक करता है? निमोनिया से इन्फेक्शन कहाँ होता है? लंग्स में होता है, ठीक है। और जो निमोनिया है वो वायरस और बैक्टीरिया दोनों से कॉज होता है, कॉज्ड बाय बोथ वायरसेस एंड बैक्टीरिया। निमोनिया से क्या होता है कि जो हमारे लंग्स की एल्वेली होती है, एल्वेली के अंदर पानी भर जाता है जिससे कि उनकी ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है। कोविड में हमने देखा था लोगों के उंगली में स्कैन करके वो छोटे से पिन जैसे लगा के चेक कर रहे थे कि ऑक्सीजन लेवल कितना है। तो मैक्सिमम जो कोविड के पेशेंट्स थे उन्हें निमोनिया हो रहा था। तो निमोनिया में क्या होता है, जो हमारा ऑक्सीजन का लेवल है वो कम होने लग जाता है। क्यों कम होने लग जाता है? क्योंकि जो हमारे ऑक्सीजन को जो एब्जॉर्प्शन करते हैं एल्वेली उनका उनके अंदर पानी भर जाता है, ठीक है। रिसेंट में एक अवार्ड दिया गया, नेशनल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रेटिंग होती है उसमें बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसे मिला है? बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है इसमें केरला, ठीक है। केरला को मिला है बेस्ट स्टेट का अवार्ड इसमें नेशनल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, ठीक है। मतलब कहाँ पे कितनी आसानी से बिजनेस हो सकता है। ये वाली जो रैंकिंग है, रेटिंग है, ये कौन रिलीज करता है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। ये भी हमें याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। रिसेंटली कौन से राज्य ने शेफाली वर्मा को अपना वुमेन कमीशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करा है? हरियाणा ने नियुक्त करा है, ठीक है। और इनका नाम तो आप जानते होंगे, शेफाली वर्मा, ठीक है। हरियाणा स्टेट ने अपने वुमेन कमीशन का ब्रांड एम्बेसडर
इन्हें ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट करा है। ठीक है, ये हरियाणा से बिलोंग करती है। इनके परफॉर्मेंस को देखते हैं फाइनल में इन्हें, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द सीरीज का, प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था। ठीक है, 15 नवंबर को कौन से राज्य ने अपना स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करा? सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करी। 25 साल सिल्वर जुबली कब सेलिब्रेट करते हैं? किसी भी चीज़ को जब 25 साल हो जाते हैं तब सेलिब्रेट करते हैं। तो 15 नवंबर को कौन से राज्य ने सेलिब्रेट करा? इसका आंसर है झारखंड। ठीक है, ये हमें याद रखना है, डेट भी हमें याद रखनी है, 15 नवंबर को। इस साल भारत में 3 राज्यों ने अपना सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करी, उनका 25वां जन्मदिन सेलिब्रेट करा। कौन कौन सी थी? पहली थी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, छत्तीसगढ़ किससे सेपरेट हुआ था? छत्तीसगढ़ सेपरेट हुआ था मध्य प्रदेश से। ओके, सेकंड जिसने 25वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड का फॉर्मेशन हुआ था 9 नवंबर को। तारीख याद रखनी है, 9 नवंबर। और उत्तराखंड जिस स्टेट से सेलिब्रेट हुआ था उसका नाम है उत्तर प्रदेश। ठीक है, और उत्तराखंड का पहले नाम क्या था? उत्तरांचल। इसको हम पहले उत्तरांचल के नाम से जानते थे। तीसरा जो था वो है झारखंड। झारखंड सेपरेट हुआ था बिहार से, और 15 नवंबर को झारखंड का फॉर्मेशन हुआ था। 2026 का हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है? 2026 का हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है बेल्जियम एंड नीदरलैंड। ओके, ये याद रखना है। फोटो में आप देख सकते हैं कब होने वाला है, 15 से 30 अगस्त। ठीक है, 15 से 30 अगस्त 2026 को हॉकी वर्ल्ड कप होगा। और कौन से 2 कंट्रीज इसको होस्ट करेंगी? बेल्जियम एंड नीदरलैंड। दोनों कंट्रीज काफ़ी अच्छा हॉकी खेलती है। Which country has shown the most decline in the new cases emerging every year in terms of percentage rate? ठीक है, कौन से देश ने परसेंटेज रेट के हिसाब से सबसे बेहतर इंप्रूवमेंट दिखाया है टीबी के नए केसेस में? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया है इंडिया में। ठीक है, अगर इंप्रूवमेंट देखें, नए केसेस एमर्ज हो रहे हैं, तो इंडिया में सबसे बेहतर इंप्रूवमेंट दिखाया है। और इंडिया में जो टीबी के लिए अभियान चलता है, टीबी दूर भगाने के लिए, उसका नाम है टीबी मुक्त भारत। ठीक है, टीबी मुक्त भारत। इस अभियान का इंग्लिश में नाम है नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, NTEP। ठीक है, NTEP हमें याद रखना है। NTEP प्रोग्राम चालू कब हुआ था? ये हुआ था 2020 में। और टीबी किससे होता है? वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। टीबी होता है, इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, और टीबी के बैक्टीरिया की खोज किसने करी थी? डॉक्टर रॉबर्ट कोच। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी एग्जाम्स में आ चुका है ये। टीबी किससे कॉज होता है? बैक्टीरिया से। और इनका इन्वेंशन किसने करा था? इनके बैक्टीरिया का ये करा था डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने। ओके, रिसेंट में भारत का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एयरबेस इनॉग्रेट हुआ है, या ऑपरेशनलाइज हुआ है, एडवांसमेंट हुआ है उस चीज़ का। ये एडवांसमेंट हुआ है मुद न्यूमा एयरबेस का। ठीक है, आप नाम पढ़ सकते हैं, मुद न्यूमा एयरबेस। ये कहाँ पे आता है? ये आता है लद्दाख में, ऑप्शन बी, लद्दाख। ठीक है, ये मुद न्यूमा एयरबेस इंडिया के लिए काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये LAC से मात्र 25 किलोमीटर दूरी पे है। ठीक है, ओनली 25 किलोमीटर दूरी पे है। और इससे हम पाकिस्तान बॉर्डर भी इजीली कवर कर सकते हैं यहाँ से, और चाइना बॉर्डर तो कर ही सकते हैं इजीली। ठीक है, ये वाला जो एयरबेस था ये पहले से ही बना हुआ था। ठीक है, 1962 में भी ये काम करता था मुद्रियों में एयरबेस, मगर अब इसका एडवांसमेंट किया गया है। एडवांसमेंट किस लिए किया गया है? क्योंकि रिसेंट में हमें पता है कुछ सालों पहले चाइनीज़ और इंडियन ट्रूप्स के बीच में कुछ चीज़ें चल रही थी बॉर्डर पे। तो इंडिया को एक स्ट्रेटेजिकली एक एडवांस पॉइंट इंडिया के पास रहे, तो इस जो एयरबेस है मुद न्यूमा एयरबेस, इसको और एडवांस किया गया, अपग्रेड किया गया, ताकि वहाँ पे भारी से भारी विमान भी लैंड कर सके, और वर्ल्ड का कोई सा भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या फिर ट्रांसपोर्ट प्लेन, हेलीकॉप्टर या फिर कोई सा भी जेट वहाँ पे इजीली लैंड कर सके और वहाँ से ऑपरेट कर सके। तो इसलिए इसका एडवांसमेंट हुआ था, और इसका काम किसने करा था? BRO, बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। कौन से राज्य ने रिसेंट में अपने स्टेट की सभी महिलाओं को एक दिन की मेंस्ट्रुअल लीव की पॉलिसी के तहत छुट्टी घोषित करी है? एक दिन की उन्हें छुट्टी मिलेगी सारी महिलाओं को, और उसके लिए उन्हें कोई प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उसका आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका ने ये पॉलिसी लॉन्च करी है। इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी शामिल होंगे और प्राइवेट एम्प्लॉयज़ भी, और टेम्परेरी बेस पे अगर कोई है गिग वर्कर भी, तो उनके लिए भी ये पॉलिसी लागू रहेगी। ठीक है, मूडी की रिसेंट में फोरकास्ट आई है, इंडिया की जीडीपी राइस मूडी के हिसाब से 2025 में कितनी होने वाली है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 7%। ठीक है, मूडी की इस बार मूडी के हिसाब से भारत की जो जीडीपी राइज होगी वो होगी 7%। ठीक है, ये चेंज होती रहती है, और मूडी के हिसाब से वर्ल्ड की जो जीडीपी की ग्रोथ रहने वाली वो है 2.5 से 2.6%, और 2.6% 2026 और 27 का एस्टिमेट जो उन्होंने बताया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको 7% याद रखना है। ठीक है, ऑल इंडिया टीडीएस कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया टीडीएस कॉन्फ्रेंस इस बार कहाँ हुई थी? टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टिबल एट सोर्स। टीडीएस क्या होता है? जो इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, मतलब जिनकी सैलरी इतनी होती है कि उनका इनकम टैक्स कटता है, तो जो उनके सैलरी प्रोवाइडर है वो सैलरी अकाउंट में डाल डालने के पहले ही जो उनका साल भर का जो टैक्स होता है वो उनको हर बार जब भी सैलरी क्रेडिट होती है तो काटने के बाद ही मिलती है, उनका टैक्स सैलरी के साथ ही कट जाता है, तो उसको हम टीडीएस बोलते हैं। तो इसकी मीटिंग कहाँ हुई थी? इसकी मीटिंग हमारे जो इनकम टैक्स ऑफिशियल्स हैं उनकी मीटिंग हुई थी भोपाल में। ठीक है, और इस मीटिंग का मकसद क्या था कि जो इनकम टैक्स के जो नए नए नियम आते हैं उसके बारे में अवेयर किया जाए उनके खुद के मेंबर्स को, डिपार्टमेंट के मेंबर्स को, और जो नियम है उसका अच्छे से पालन हो सके, इनकम टैक्स की जितने भी नियम आते हैं उनका अच्छे से पालन हो सके, इसलिए ये मीटिंग रखी गई थी। कहाँ हुई थी? ये भोपाल में। ओके, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कब सेलिब्रेट होता है? वर्ल्ड डायबिटीज़ डे सेलिब्रेट होता है 14 नवंबर को। ठीक है, ये हमें याद रखना है। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कब सेलिब्रेट होता है? 14 नवंबर को। इस बार इसकी थीम क्या थी? डायबिटीज़ अक्रॉस लाइफ स्टेजेस, और ये WHO द्वारा मान्यता प्राप्त दिवस है। ठीक है, गोदरेज ग्रुप ने हमारे गगनयान मिशन के लिए एक ह्यूमन रेटेड एक इंजन हमारे इसरो को प्रोवाइड करा है। ह्यूमन रेटेड इंजन मतलब कि जिस जिस इंजन का यूज़ करके आप इंसानों को स्पेस तक ले जा सकते हैं। एक काफ़ी कठिन प्रक्रिया, काफ़ी कठिन निरीक्षण के बाद ये ह्यूमन रेटेड जो रेटिंग है वो मिलती है। तो गोदरेज को ये ह्यूमन रेटेड रेटिंग मिली थी, और उन्होंने जो इंजन गगनयान मिशन के लिए जो डेवलप करा है वो है विकास इंजन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। गगनयान मिशन के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं। गगनयान मिशन जो है हमारा 3 एस्ट्रोनॉट्स को हमारी ऑर्बिट में भेजने का मिशन है। ठीक है, 3 मेंबर्स जाएंगे इसमें, और कहाँ जाएंगे? लो अर्थ और ऑर्बिट, लियो जिसको हम बोलते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट। ये कितनी दूरी पे होता है सरफेस से? अर्थ की सरफेस से 400 किलोमीटर दूर पे। और ये जो मिशन है वो 3 दिन का मिशन होगा। ठीक है, और जिस रॉकेट का हम लॉन्च करेंगे वो LVM-3 रॉकेट होने वाला है। ठीक है, LVM-3 रॉकेट होने वाला है। और गगनयान मिशन की तारीख जो सेट करी है हमारी इसरो ने वो कब की करी है? इट इज़ टारगेटेड फॉर 2027। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट सवाल है गगनयान मिशन से रिलेटेड, इन्हें भी आपको ध्यान रखना है। ओके, डिफेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली एक माई स्टैम्प रिलीज़ करा है। एक स्टैम्प रिलीज़ करा है रेजांगला वार मेमोरियल। रेजांगला जो वॉर हुई थी, है ना, बैटल हुआ था 1962 में। 1962 में बैटल ऑफ रेजांगला हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये? चाइना के साथ। ठीक है, और इस युद्ध में, इस बैटल में एक हमारे
बहुत ही फेमस इंडियन आर्मी ऑफिसर थे, परमवीर चक्र मेजर शैतान सिंह। शैतान सिंह जी का आपने नाम कई बार सुना होगा। इन्हें इस युद्ध के बाद परमवीर चक्र का अवार्ड भी मिला था। और इस युद्ध में रेजांगला की जो बैटल थी उसमें इनकी एक कंपनी थी, इसमें मात्र 120 सिपाही थे इनके पास, मेजर शैतान सिंह जी के पास। और 120 सिपाहियों के साथ में इन्होंने चाइना को बहुत ही हैवी डैमेज इन्फ्लिक्ट करा था। ठीक है, तो इसलिए ये जो बैटल थी काफ़ी फेमस है। और इसी युद्ध के लिए एक रिसेंट में हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने एक स्टैंप इसी युद्ध को याद करते हुए वो रिलीज़ करा है। वो क्या है? बाय स्टैंप। ठीक है, और ये मेमोरियल कहाँ कहाँ प्रेजेंट है फिलहाल में? ये प्रेजेंट है चुशुल में। ठीक है, ये प्रेजेंट है चुशुल में। ये हमें याद रखना है, रेजांगला वॉर मेमोरियल। 6th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बैक्टीरियोफेज रिसर्च एंड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस IC ब्रार 2025। ये वाली मीटिंग इस बार कहाँ हुई थी? ये हुई थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। हमें पता है आजकल जो लोग हैं, काफ़ी सारे लोग बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयाँ खा लेते हैं, जिसके कारण जो दवाइयाँ हैं वो एंटीबायोटिक्स जो है वो बीमारियों पे काम नहीं कर रही है। तो उसी चीज़ को, जो एंटीबायोटिक्स का जो रेजिस्टेंस है, उसी के ऊपर ये मीटिंग हुई थी। कहाँ पे हुई थी? BHU में। ओके। साउथ कोरिया की एक कंपनी है समह्यून, ये एक नया इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक कंपोनेंट का प्लांट बनाने वाली है। EV प्लांट, EV कंपोनेंट प्लांट। ये कहाँ बनाने वाली है? ये बनाने वाली है श्री पेरुम्बुदूर, तमिलनाडु। ठीक है, श्री पेरुम्बुदूर तमिलनाडु में ये प्लांट बनने वाला है। कंपनी का नाम क्या है? समह्यून। ठीक है। कैमरून के प्रेसिडेंट रिसेंटली एक इलेक्ट हुए हैं। ये 8वीं बार कंटिन्यू 8वीं बार ये जीते हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है पॉल बिया। इनके इलेक्शन के बाद में वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ने काफ़ी राइट्स भी करे थे, तो इसलिए भी ये न्यूज़ में था। तो कैमरून के जो प्रेसिडेंट इस बार फिर से इलेक्ट हुए हैं, इनका नाम क्या है? पॉल बिया। ओके। कौन से देश में रिसेंटली वहाँ पे शटडाउन हुआ था 43 डेज का, जो अभी तक उनका हाईएस्ट लॉन्गेस्ट डे का शटडाउन था 43 डेज का? ये कहाँ पे भी रिसेंट में फिनिश हुआ है? ये फिनिश हुआ है USA में। USA में इतिहास रहा है कि वहाँ पे गवर्नमेंट शटडाउन हो जाता है, और ये USA का 21वां शटडाउन था टोटल। अभी तक USA में 21 शटडाउन हो चुके हैं। शटडाउन का मतलब ये होता है कि जब वहाँ की जो कांग्रेस है, वहाँ का जो उनका पार्लियामेंट है, जब वो जो उनका एनुअल बजट है उस पर ये लोग एग्री नहीं कर पाते हैं कि हमें कहाँ किस तरीके से खर्चा करना है। और जब ये शटडाउन होता है तो उनकी जो स्पेंडिंग जब फिक्स नहीं हो पाती, उन्हें कहाँ खर्चा किस तरीके से करना है, तो सिर्फ उनकी जो एसेंशियल चीज़ें हैं जैसे आर्मी पुलिस हो गई, वो सब चीज़ें ही उनके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स चलते हैं। बाकी सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, और इसी चीज़ को हम शटडाउन बोलते हैं। मगर बाद में जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स शटडाउन होते हैं उन्हें बाद में सैलरी मिलती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उन्हें सैलरी नहीं मिलती, सैलरी उन्हें मिलती है। ओके। एक बहुत ही फेमस एनवायरमेंटलिस्ट है सालू मरड़ा थिमक्का। ये कौन से राज्य से बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है कर्नाटका से। ओके, कर्नाटका से बिलोंग करती है ये। इन्हें 2019 में पद्मश्री का अवार्ड भी मिला था। तो ये काफ़ी जानी मानी एनवायरमेंटलिस्ट है। रिसेंट में पुरी और सोनापुर दो बीच है, इन्हें ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन मिला है। ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन एक काफ़ी प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेशन होता है, और इसको मिलना काफ़ी एक चैलेंजिंग थिंग होती है। ये उन्हीं बीचेस को मिलता है जहाँ पे पानी की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, जहाँ पे साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी रखी जाती है, जहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो ये पुरी और सोनापुर बीचेस को ये ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन मिला है। ये कौन से स्टेट में लाई करते हैं? ये लाई करते हैं उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा का ये बीचेस हिस्सा है। ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन कौन सा फाउंडेशन देता है? ये नाम दिख रहा है आपको, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन बेस्ड इन डेनमार्क। एक डेनमार्क डेनमार्क का एक
ऑर्गेनाइजेशन है FEE, वो ये सर्टिफिकेशन देता है। और नवंबर 2025 के हिसाब से अगर हम देखें तो अभी तक नवंबर तक कुल भारत के 13 राज्यों को ये सर्टिफिकेशन मिल चुका है। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। टोटल 13 बीचेस को ये सर्टिफिकेशन अभी तक मिला है, और जिसमें उड़ीसा के 2 थे, अभी जो हमने पढ़े नए जो ऐड हुए, और महाराष्ट्र के टोटल पाँच ऐड हुए हैं। ठीक है, श्रीवर्धन बीच, नागांव बीच, पर्णका, गुहागर एंड लदगार। ओके। जनजातीय गौरव दिवस पूरे भारत में भी मनाया गया। ये कौन से किस इंसान के या किस भगवान के, जिनको भगवान की पद्धति से भी नवाजा जाता है कई जगहों पे, भगवान भगवान बिरसा मुंडा के 150th बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य पे पूरे भारत में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ओके। हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स 2025 एक पासपोर्ट की काफ़ी इंपॉर्टेंट एक रेटिंग होती है, रैंकिंग होती है, हेनलीज रैंकिंग। तो उसमें भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान इस बार था 82। 2025 में हेनलीज के अकॉर्डिंग भारत का जो पासपोर्ट स्ट्रेंथ है वो कितनी थी? 82 रैंक मिली है इंडिया को। ठीक है, ये वाली जो रैंकिंग है आपको कई साइट्स पे अलग अलग मिलेगी, मगर जो ऑफिशियल हेनलीज की जो साइट है उस पर अगर आप देखेंगे तो 82 रैंक है इंडिया की। ठीक है, टोटल अगर देखा जाए तो हम कितने देशों में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं? 53 देशों में हम वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। और हेनली के अकॉर्डिंग जो टॉप 3 पावरफुल वीज़ाज़ हैं वो कौन से कंट्रीज़ के हैं? सबसे पहला सिंगापुर, दूसरा है साउथ कोरिया, और तीसरा है जापान। ओके, साउथ कोरिया इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट अकॉर्डिंग टू द हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स। इस बार गीता इंटरनेशनल फेस्टिवल का 10वां संस्करण मनाया गया। ये कहाँ सेलिब्रेट हुआ था? ये सेलिब्रेट हुआ था कुरुक्षेत्र में इंटरनेशनल गीता महोत्सव सेलिब्रेट किया गया। कुरुक्षेत्र कहाँ आता है? हरियाणा में आता है। और इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल मनाने का मेन कारण क्या है? हम चाहते हैं कि जो हमारी गीता की टीचिंग्स है, लॉर्ड कृष्ण की टीचिंग्स, वो पूरे वर्ल्ड में पहुंच सके। और लॉर्ड कृष्ण की टीचिंग्स आज भी एप्लीकेबल हैं, और फ्यूचर में भी कई आने वाले दशकों तक उनकी टीचिंग्स हमेशा ही एप्लीकेबल रहेगी जनता के ऊपर। तो उनकी टीचिंग्स पूरे वर्ल्ड में हम पहुंचा सके, तो उसके लिए ये जो इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल मनाया गया था। सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कौन से राज्य को डायरेक्ट करा कि वो जो सरंदा फॉरेस्ट है, सरंदा फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जल्द से जल्द डिक्लेयर किया जाए। सरंदा फॉरेस्ट लाई करता है झारखंड में। ठीक है, झारखंड के से सरंदा फॉरेस्ट में जो आयरन ओर है काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ का जो आयरन ओर है वो सेल और टाटा के जो प्लांट्स हैं वहाँ भी जाता है। ठीक है, और काफ़ी समय से इसके ऊपर बातचीत चल रही थी, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर डिसीजन दे दिया है। ठीक है, मंडेल मेट्रो डिपो, ये मुंबई में रिसेंटली सबसे बड़ा एक एशिया का डिपो बना है। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन ऐसा था कि एशिया का सबसे लार्जेस्ट जो डिपो है, मेट्रो डिपो, वो कहाँ बना है? वो बना है मुंबई में। ठीक है, तो ये आप याद रखना। डिपो क्या होता है? डिपो होता है जहाँ पे मेट्रोस खड़ी होती है, और वहाँ पे उनकी सर्विसिंग होगी, धुलाई होगी, और प्रॉपर उनका मेंटेनेंस हो सकता है। ठीक है, तो ये वो एशिया की सबसे लार्जेस्ट मेट्रो डिपो है। कहाँ बनी है? मुंबई में। ये हमें याद रखना है। रिसेंटली आंध्र प्रदेश ने कौन सी एक विदेश की एक काफ़ी एक इम्पोर्टेंट संस्थान है उसके साथ में कोलैबोरेशन करा है? और ये कोलैबोरेशन किस सेक्टर में हुआ है? एनर्जी सिक्योरिटी के लिए और साइबर साइबर का जो रिजिलियंस है उसके लिए हुआ है ये। तो आंध्र प्रदेश ने कौन से संस्थान के साथ ये कोलैबोरेशन करा है? आंध्र प्रदेश ने करा है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ में। इस कोलैबोरेशन में क्या होगा? जो
आंध्र प्रदेश है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो आंध्र प्रदेश का जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और सिक्योर करेगा। हमें पता है आजकल जो साइबर सिक्योरिटी है काफ़ी सेंसिटिव चीज़ हो जाती है। सो हमारे एनिमी नेशन है वो हमारे कोशिश करते हैं कि एनर्जी सेक्टर को हानि पहुंचा सके इंटरनेट के थ्रू। तो उसी को देखते हुए आंध्र प्रदेश ने अपने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके साथ एक अनुबंध करा है, कोलैबोरेशन करा है। ठीक है। वर्ल्ड के कौन से एयरपोर्ट ऑपरेटर है जिन्होंने अपने सारे एयरपोर्ट्स पे वाईफाई 7 की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है? और ये पहला एयरपोर्ट ऑपरेटर है जिन्होंने ये चालू करा है। इनका नाम है ओमान एयरपोर्ट्स। ठीक है। ओमान एयरपोर्ट्स ने वाईफाई 7 अपने सारे एयरपोर्ट्स पे चालू कर दिया है। वाईफाई 7 अभी तक का फास्टेस्ट वाईफाई है। इससे फास्ट वाईफाई कोई सा नहीं है। ठीक है। नाम याद रखना है, ओमान एयरपोर्ट्स। चलिए ठीक है दोस्तों, ये यही होता है हमारा पहला पार्ट समाप्त। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको इस चीज़ की पीडीएफ चाहिए, इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ चाहिए, तो आप कमेंट में बता दें, मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। और इस टेलीग्राम चैनल पे आप इसको सर्च कर सकते हैं, राठौर करंट अफेयर्स। आपको ये लोगो दिख जाएगा, ये लोगो को आप देख लीजिएगा। ठीक है। और उसी को आप ज्वाइन करिएगा। और आपको जो भी चीज़ इस वीडियो में पसंद आई हो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, और जो चीज़ इम्प्रूव करने वाली हो वो भी कमेंट में बताइए। तो अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा उन चीज़ों को अप्लाई करने के लिए। ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।